Hello students, welcome to Arihant Padhaku. I am your biology mentor Smriti Pandey. बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बायो का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम लोग को ऑर्गेनिजम्स और उनके पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। हमें पॉपुलेशन और कम्युनिटी दोनों के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होता है। पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो इंटरब्रीड कर सके, तो उन्हें पॉपुलेशन कहा जाता है। और कम्युनिटी जहाँ हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सो सी population, it refer to the sum total of all organisms having similar features and potential to interbreed among themselves and produce fertile offsprings. यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो एक ही कैटेगरी के होंगे, जिनके फीचर्स सिमिलर होंगे। जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस में हम लोग के फीचर्स सिमिलर हैं, लाइक 2 हैंड 2 लेग्स आईज, तो ये सारे फीचर्स सिमिलर हैं। ऐसे ही काऊ तो उनके फीचर्स सिमिलर होंगे, बफेलो उनके फीचर्स सिमिलर होंगे। या अगर हम लोग किसी प्लांट की बात करें तो वो प्लांट जिनके फीचर्स सिमिलर होते तो वो उनकी पॉपुलेशन होगी। उसके साथ ये इनके पास पोटेंशियल होनी चाहिए कि ये इंटरब्रीड कर सके, मतलब आपस में ब्रीडिंग कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके आपस में ही, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। तो ये होते हैं पॉपुलेशन। कम्युनिटी तो इसका मतलब होता है assemblage of all the population of different species in specific geographical area। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कितने अलग अलग टाइप के स्पीशीज हैं, उन सब का असेंबलेंस जो होता है, असेंबलेज जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। ये कम्युनिटी में आता है। तो समझ में आया पॉपुलेशन और कम्युनिटी में अंतर क्या होता है। पॉपुलेशन में सेम टाइप के होंगे, जबकि कम्युनिटी में अलग अलग टाइप के, लेकिन एक जियोग्राफिकल एरिया में। जैसे अगर हम कहें तो पर्टिकुलर दिल्ली का क्या कम्युनिटी है, पर्टिकुलर महाराष्ट्र की क्या कम्युनिटी है, जम्मू कश्मीर की क्या कम्युनिटी है, या ओवरऑल इंडिया की क्या कम्युनिटी है, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। Write any 3 features each for plant and animals which enable them to survive in water scarce environment। कह रहे हैं कि वाटर लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे अदर ऑर्गेनिजम्स हो। सो यहाँ पे 3 फीचर्स बताने हमें प्लांट्स और एनिमल्स के, जो इनेबल करते हैं कि वाटर स्केयर एनवायरनमेंट में भी वो सरवाइव कर सके। तो सिंपली इसके अगर हम लोग पहले प्लांट्स की बात करें तो आपने कैक्टस देखा होगा, है ना। कैक्टस पे स्पाइक्स होते हैं, तो स्पाइक्स क्या करते हैं, वाटर के लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो इवेपोरेशन होता है प्लांट में वो कम हो। सो सी, और रूट की बात करें तो रूट वाटर को ढूंढने के लिए फिर बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड चले जाते हैं, डीप में वो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं और वहाँ से वो वाटर लेके आते हैं। So roots grow very deep to explore any possibility of available underground water। रूट्स जो होते हैं बहुत डीप तक ग्रो कर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर मिल सकता है या नहीं। वो अंडरग्राउंड वाटर को ढूंढने के लिए बहुत डेप्थ तक चले जाते हैं। Many desert plants have a thick cuticle on their leaf surface and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसको रोकने के लिए डेजर्ट्स प्लांट्स में कुछ थिक क्यूटिकल्स होते हैं। हम सब ने देखा होता है कैक्टस में भी क्यूटिकल्स होते हैं। वो क्यूटिकल्स कहाँ होते हैं, प्लांट की लीफ पे होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटा का अरेंजमेंट होता है वो डीप साइड पे हो जाता है। अब स्टोमेटा जब अंदर होगा और प्लांट के पास तो ऑलरेडी वाटर की कमी है, तो कैसे ट्रांसपिरेशन होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो उसको रोकने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। थर्ड चीज, सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपियंटा हैव नो लीव्स। इनके पास लीव्स ही नहीं होती है। देयर लीव आर रिड्यूस टू स्पाइंस
इनकी लीव्स किस में रिड्यूस हो जाती है? स्पाइन्स में, और फोटोसिंथेसिस अकर होती है वहाँ पे स्टेम के थ्रू। लीव्स इनकी स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस अकर फ्रॉम फ्लैटेंड स्टेम, स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब वाटर स्केयर की कंडीशन आती है तो उस टाइम पे प्लांट्स कुछ ऐसे तरीके अपना लेते हैं जिससे इनका वाटर का लॉस कम हो। नाउ नेक्स्ट था एनिमल्स का। कुछ 3 फीचर्स हमें बताने हैं कि एनिमल्स भी सर्वाइव कर सके वाटर स्केयर एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहली चीज़ कि कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जब ज़्यादा वाटर नहीं मिलता है तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो बड़ा कंसंट्रेटेड होता है ताकि वाटर बॉडी में रह सके। दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन सो एज टू कीप वाटर इन देयर बॉडी। जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि स्वेटिंग ना हो। स्वेटिंग की वजह से भी वाटर का लॉस होता है, तो जब स्वेट ग्लैंड्स क्लोज हो जाते हैं तो वाटर का लॉस नहीं होता है। देयर स्वेट ग्लैंड गेट क्लोज्ड, हिंस देयर इज नो वाटर लॉस थ्रू स्वेटिंग। उसके बाद है दे अंडरगो एस्टिवेशन टू स्केप हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन को ये स्केप करने की कोशिश करते हैं कि वैसी कंडीशन में ये ना पहुंचे। ये कुछ 3 फीचर्स थे एनिमल्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सो कैटेगराइज द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, मेसोफाइट एंड ज़ीरोफाइट। गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें इन चारों प्लांट्स को कैटेगराइज करना है और वो कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, उसके साथ हमें इसका रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैल्विनिया, ओप्यूंटा, राइजोफोरा और मैग्नीफेरा। ये 4 प्लांट्स दिए हुए हैं। चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सैल्विनिया, सैल्विनिया क्या है? ये हाइड्रोफाइट है, मतलब एक्वाटिक प्लांट है। ये प्लांट वाटर में पाया जाता है। ये जो होते हैं इनके पास एरेनकाइमा होते हैं ताकि ये बाउंस और फ्लोट कर सके, और इनके पास वैक्स की कोटिंग होती है जो वाटर की वजह से जो डैमेज होता है वो ना हो पाए। जो इनकी लीव्स होती हैं वो उनके पास ना बाउंसी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं, और ये फ्लोट करते रहते हैं वाटर पे। जब इनको आप देखेंगे सैल्विनिया को तो ये वाटर पे फ्लोट करते रहते हैं। साथ ही में इनके पास वैक्स की कोटिंग होती है ताकि वाटर से डैमेज ना हो सके, क्योंकि क्या होगा उसके बाद वो खराब होने लगते हैं। जब वाटर कांटेक्ट में आता है, किसी भी रूट को अगर हम लोग वाटर में बहुत ज़्यादा देर तक रख देते हैं या प्लांट को रख देते हैं तो वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। तो उसकी ये ना हो इसलिए इसको तो पूरे टाइम पानी में ही रहना है, वाटर में ही रहना है, तो इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग रहती है, ये नेचुरल रहता है। दूसरी चीज है ओप्यूंटा। ये क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं। इनके पास डेवलप होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, स्पाइक्स होते हैं जिससे ये डेजर्ट में सरवाइव कर सके। दे हैव डेवलप सम मॉडिफिकेशंस टू सरवाइव इन डेजर्ट लाइक एरिया, लाइक देयर लीव्स are reduced to spines to prevent water loss through transpiration and photosynthesis occur in stem. इनके पास क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं। अब स्पाइन्स के थ्रू स्टोमेटा का जो रीजन होता है वो थोड़ा अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने की वजह से वाटर का लॉस नहीं हो पाता है, ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो स्टेम के थ्रू हो जाती है। ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी थी दैट इज राइजोफोरा। ये हेलोफाइट प्लांट होते हैं। इनकी एबिलिटी होती है कि ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्ट्स। जो सॉल्टी कंसंट्रेशन होता है उसको ये टॉलरेट कर सकते हैं अपने रूट में, जो इनका रूटिंग मीडियम होता है उसमें। लेट्स सी, दे हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन देयर रूटिंग मीडियम। इनके रूटिंग मीडियम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है और ये प्लांट बड़े इजीली उनको टॉलरेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लास्ट वन इज मैग्नीफेरा। ये मेसोफाइट प्लांट होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, तो इनको एक मॉडरेट अमाउंट में वाटर, टेम्परेचर सब चाहिए होता है। See, they are terrestrial plant. They require moderate amount of water
स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट लीव्स। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो लोअर एपिडर्मिस होती है, लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन वेदर। वेदर पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा को ओपन होना है या क्लोज होना है। तो ये मैग्नीफेरा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, enumerate the adaptations that help halophytes to survive in salty condition। हमें enumerate करना है adaptation जिसकी वजह से halophytes जो होते हैं ये survive कर लेते हैं salty condition में। ओके, नो प्रॉब्लम। जो अडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से ये मतलब प्लांट कुछ तो अडेप्ट करेगा ना ताकि वो सरवाइव कर सके किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, और यहाँ जो वो पर्टिकुलर कंडीशन है ये सॉल्टी सब्सटेंस है, यहाँ पे सॉल्टी कंडीशन है, उसमें इनको सरवाइव करना है। कुछ हेलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये पसेस करते हैं स्मॉल नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वर्टिकल रूट्स जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोल्स। न्यूमेटोफोल्स, और इसके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज एविसेनिया एंड एग्लाइटिस, ये इसके एग्जाम्पल है। देखो बेसिकली होता क्या है, जो हेलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके पास जियोट्रॉपिकल वर्टिकल रूट्स होते हैं। ओके, अब ये उसी की हेल्प से सरवाइव कर लेते हैं कि इनके रूट्स जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं कि ये सॉल्टी मीडियम को भी टॉलरेट कर सके। अनदर अडेप्टेशन जो होता है हेलोफाइटिक प्लांट्स का, ये विविपेरी होते हैं या सीड जर्मिनेशन होते हैं। जब फ्रूट अटैच्ड होता है प्लांट से तभी सीड का जर्मिनेशन होने लगता है, while the fruit is still attached to the plant। जब still मैक्सिमम प्लांट्स में क्या होता है कि फ्रूटिंग के बाद हमें सीड्स मिलते हैं, वो सीड उसके बाद जर्मिनेट होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब प्लांट से फ्रूट अटैच है तभी सीड उसके जर्मिनेट करने लगते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है कि ये प्लांट सरवाइव कर लेते हैं सॉल्टी कंडीशन में, सॉल्टी मीडियम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द प्लांट दैट इनहैबिट अ डेजर्ट आर नॉट फाउंड इन मैंग्रोव। जो प्लांट इनहैबिट होते हैं डेजर्ट में पाए जाते हैं वो मैंग्रोव में क्यों नहीं पाए जाते हैं, इसका हमें रीजन बताना है। जो प्लांट फाउंड होते हैं डेजर्ट में ये मैंग्रोव में नहीं पाए जाते। हर जगह का एडेप्टेशन अलग अलग होता है, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, तो उसको टॉलरेट करने के लिए प्लांट अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, है ना। प्लांट में मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके सराउंडिंग को लेके, ना कि खुद ब खुद की कैसे भी हो जाता है। जैसे सराउंडिंग रहेगा प्लांट उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, the plant found in desert are not found in mangrove because desert plant have made modification in order to adapt their surrounding। अपने surrounding को वो adapt कर चुके हैं। That's why जो मैंग्रोव होंगे वो अपने सराउंडिंग को अडेप्ट कर लिए होंगे, तो डेजर्ट वाले अपने सराउंडिंग को अडेप्ट कर लिए होते हैं। तो अब किसी को कहीं पे ले जाएंगे तो वहां पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है। For example, their leaves are reduced into spine and have unskinned stomata to reduce water loss through transpiration. Their roots grow deeply to explore possibility of underground water। कैसे leaves reduce हो जाते हैं spine में, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन होगा कहाँ से, फिर स्टेम से होगा। और दूसरी चीज ये है कि इनके जो रूट्स होते हैं ये अंडरग्राउंड काफी नीचे तक चले जाते हैं वाटर को खोजने के लिए कि कहीं से वाटर मिल जाए, तो इनके रूट्स बहुत डीपली चले जाते हैं। Their stems have cuticle that are fleshy to preserve moisture। इनके stems cuticle होते हैं। जब भी आप कैक्टस के लीफ को काट के देखोगे तो वो फ्लैशी टाइप के होते हैं ताकि वो मॉइस्चर को रिटेन रख सके, बहुत टाइम तक रख सके, प्रिजर्व कर सके। वाइल मैंग्रोव जो होते हैं इनके पास सॉल्टी कंडीशन होती है। टू ओवरकम दीज प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड रूट which grow negatively geotropic called pneumatophores। Leaves are thin, small and green। अब देखिए दोनों जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग है, दोनों जगह के प्लांट्स भी अलग अलग है।
क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। अब उसको टॉलरेट करने के लिए प्लांट के पास अपना एक स्पेशल टाइप का फीचर होता है जिसको प्लांट अडेप्ट करते हैं और वैसे ही स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ये डेजर्ट प्लांट होते हैं ओवरऑल इनके पास स्पाइन्स होते हैं, रूट्स बहुत डीप ग्रो करते हैं, क्यूटिकल्स जो होते हैं वो फ्लैशी टाइप के होते हैं ताकि वो मॉइस्चर को प्रिजर्व कर सके। व्हाइल द अदर थिंग मैंग्रोव्स जो होते हैं ये सॉल्टी कंडीशन में होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं इनके रूट्स, जिसकी वजह से मतलब जो ग्रो करते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक में। ठीक है, अब लीव्स जो होते हैं इनके कैसे होते हैं? थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं और ग्रीन होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले ग्रीन कलर के होते हैं। स्टेम बहुत मतलब लीव्स बहुत थिन होती हैं। तो अब इनकी लीव्स और इनकी लीव्स में तो काफ़ी डिफरेंस है ना, बिकॉज की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है दोनों की। स्टेम्स आर यूजुअली क्यूटिकुलराइज्ड, स्टेम्स जो होते हैं वो क्यूटिकुलराइज्ड होते हैं मैंग्रोव्स की कंडीशन में। दैट्स वाई डेजर्ट प्लांट मैंग्रोव में सरवाइव नहीं कर सकते। सो प्लांट दैट इनहैबिट अ रेन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन वेटलैंड। एक्सप्लेन। प्लांट जो इनहैबिट होते हैं रेन फॉरेस्ट में ये हमें वेटलैंड में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं ये हमें बताना है। सो जो रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं ये कैसे होंगे? ये थिन होते हैं, स्मूथ बार्क होता है, बिकॉज दे डू नॉट नीड थिक बार्क टू प्रिवेंट मॉइस्चर। मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए इनके पास थिक बार्क नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास तो रेन फॉरेस्ट है ही ना, बराबर पानी मिल रहा है इनको, तो क्यों ये ऐसा करेंगे? सो थिन होते हैं, स्मूथ बार्क होते हैं, दे डू नॉट नीड थिक बार्क। थिक बार्क की इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द स्मूथनेस ऑफ द बार्क मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अदर प्लांट टू ग्रो ऑन देयर सरफेस। जो स्मूथनेस होती है बार्क की उसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है कि अदर प्लांट्स वहां पे ग्रो अप कर सके। While wetland में plants have root in their soil under the water, but they grow above the water for respiration. Wetland में क्या होता है? प्लांट्स के जो रूट होते हैं ये वाटर के अंदर होते हैं, है ना, पानी के अंदर होते हैं इनके रूट्स, और इनके जो अदर पार्ट्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो ऊपर होते हैं पानी के, ताकि वो रिस्पायरेशन कर सके। बट दे ग्रो अबव द वाटर फॉर रिस्पायरेशन। पानी के ऊपर ये ग्रो करते हैं ताकि इनको रिस्पायरेशन हो सके। दे हैव अडेप्टेड टू ग्रोइंग इन वेरी वेट सॉइल। ये अडेप्ट कर लेते हैं खुद को कि बहुत वेट सॉइल में भी ये ग्रो अप कर जाते हैं, वैसा इनका अडेप्टेशन हो जाता है। सो रेन फॉरेस्ट प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन वेटलैंड। दैट्स वाई जो रेन फॉरेस्ट प्लांट होते हैं ये हमें वेटलैंड में नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मैमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन एंड सील्स लिविंग इन पोलर रीजन एबल टू रिड्यूस द लॉस ऑफ देयर बॉडी हीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैमल्स जो होते हैं कोल्डर रीजन में और सील्स जो होते हैं पोलर रीजन में ये कैसे अपने हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में दिया हुआ है, हम बता दे रहे हैं आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। सो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको ये मिलेगा। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। सो मैमल्स जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में जनरली इनके पास शॉर्टर ईयर और लिम्ब्स होते हैं जिससे हीट लॉस मिनिमाइज कर सके। जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं इनके लिम्ब्स और ईयर्स छोटे होते हैं ताकि उससे इनका हीट लॉस ना हो पाए। इसे हम लोग कहते हैं एलेंस रूल, दैट इज नोन एज एलेंस रूल। नाउ पोलर एरियाज में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि सील है तो इनकी थिक लेयर होती है, फैट की इनके ऊपर एक थिक लेयर होती है जिससे ये जो इनके स्किन के नीचे होती है जिससे ये हीट लॉस को रिड्यूस कर देते हैं। सी in polar areas aquatic animal like seals have a thick layer of fat, एक thick layer होती है फैट की below their skin जो कि एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर। वो इनके लिए इंसुलेटर का काम करती है जिसकी वजह से बॉडी का हीट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता है क्योंकि पोलर रीजन में आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है।
है ना। तो वहाँ पे सील्स के पास एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है जो स्किन के अंदर, स्किन के नीचे होता है, इनके फैट होता है और वो इनके लिए इंसुलेटर का काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी का हीट रिड्यूस नहीं हो पाता, लॉस नहीं हो पाता है ज़्यादा, एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। ठीक है। सो heat loss or heat gain depend upon the surface area of the organism body. Explain with the help of a suitable example. कह रहे जो हीट का लॉस है और हीट का गेन है ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके सरफेस एरिया पे। तो हमें एक्सप्लेन करना है एक सुटेबल एग्जाम्पल से। नाउ सी, जैसे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं और श्रेव होते हैं, तो इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म तो छोटे हैं लेकिन सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है इनका। अब ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से इनमें हीट का लॉस ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी होता है कोल्ड कंडीशन में। जब ठंडियाँ पड़ती हैं, जब वेदर चेंज होता है, ठंडियों का मौसम आता है, उस टाइम पे वाइल इनको क्या करना पड़ता है? अपनी हीट को सेव करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब ये कैसे करेंगे? अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब जिनके पास हीट ज़्यादा लॉस नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास एक इंसुलेटर होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पोलर रीजन में सील के लिए देखा था। तो अब ये ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जैसे हमिंग बर्ड्स हो गए, श्रेव हो गए, तो ये बहुत ठंडी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। सी क्या लिखा हुआ है? स्मॉल एनिमल्स लाइक हमिंग बर्ड और श्रेव हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम के हिसाब से इनका सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। सो दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन। तो इनकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं रह पाती है, स्टेबल नहीं रह पाती, और वो जल्दी जल्दी कोल्ड कंडीशन में रिड्यूस होती रहती है, निकलती रहती है। They need to spend more energy to generate body heat through metabolism. अब कैसे भाई ये मेंटेन कैसे करेंगे? तो ये ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट रख सके। Due to these, smaller animals are rarely found in पोलर रीजन। इसी वजह से जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पोलर रीजन्स में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, या फिर कहें कि रेयरली पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। ठीक है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू पीपल सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस आफ्टर रीचिंग द हाई एल्टीट्यूड रीजन? हाउ डज देयर बॉडी acclimatized after a couple of days? कह रहे हैं कि जो पीपल होते हैं जब ये एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और कुछ दिनों बाद उनको इसकी मतलब प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो जाती है, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये क्यों होता है? सी, पीपल जब हायर एल्टीट्यूड रीजन्स पे जाते हैं तो उनको सिकनेस हो जाती है, बिकॉज जो बॉडी होती है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और इस वजह से पर्सन थोड़ा परेशान हो जाता है, लाइक नोजिया होने लगता है, फटीग होने लगता है, टायर्डनेस फील होने लगती है, ये कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद रहते बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस एनवायरनमेंट को, फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। See, people visiting high altitude region experience altitude sickness. This is because the body does not get enough oxygen. क्यों? क्योंकि बॉडी को उस टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जैसा अभी हमने बताया। नाउ पर्सन जो होते हैं ये शो करने लगते हैं कुछ सिम्टम्स, जैसे नोजिया हो गया, फटीक हो गए, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं सामने। आफ्टर कपल ऑफ डेज बॉडी रिस्पॉन्ड ग्रेजुअली बाय अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। कुछ दिनों बाद क्या करते हैं? कपल ऑफ डेज के बाद बॉडी अडेप्ट कर लेती है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है उसको बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अब बॉडी कंपनसेट करने लगती है जो लो ऑक्सीजन होता है उसके लिए। सी कैसे? आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। जब आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कई सारे सेल्स को थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है और वो उससे काम कर लेते हैं।
सो बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है ना, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। मेन तो यही काम होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, वो डिक्रीज हो जाती है। एंड थर्ड, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी लोग रिस्पायरेशन करने लगते हैं, इनहेल एक्सेल करने लगते हैं। ठीक है। Why do people living in high altitude have more hemoglobin and high RBC count? क्यों होता है भाई, ये बताना है। चलिए, बहुत सिंपल आंसर है। जो हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। अब ऑक्सीजन कम को हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाएगी, है ना। नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ने से जो सेल्स होते हैं उनके पास थोड़े थोड़े कई सारे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है वैसे, तो अब क्या होगा, वो ट्रांसफ़र करने लगते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, वो भी रिड्यूस कर जाती है, कम हो जाती है। सी, इन हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेंड टू डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। हायर एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। So people living on higher altitude have to compensate low oxygen availability. अब जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे रहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो मैनेज करना पड़ता है। सो वो कंपनसेट करने लगते हैं लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के साथ। हाउ, दे हैव हायर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी काउंट। उनके पास हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। जो आरबीसी के सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन का भी लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, विच मेक देम इन विच, जो कि हेल्प करते हैं ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। भाई जहाँ पे एक दो, मतलब फॉर एग्जांपल एक दो सेल जहाँ पे काम कर रही हैं उसकी जगह पे अगर 10 सेल काम करें तो काम ज़्यादा अच्छे से होगा ना। दैट्स वाई आरबीसी ही हमारा ऑक्सीजन को कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन ही हमारा ऑक्सीजन को कंटेन करके लेके ट्रेवल करके जाता है। तो यहाँ पे जब उसके नंबर, जब ऑक्सीजन कम हो रहा है तो आरबीसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं और हीमोग्लोबिन बढ़ा दें तो वो बैलेंस हो जाता है। तो बॉडी ये खुद ब खुद कर लेती है, इसको करना नहीं पड़ता। ओके, तो जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनका आरबीसी काउंट इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे हैं या नॉर्मल एल्टीट्यूड्स पे हैं, उनसे उनका आरबीसी ज़्यादा होता है और हीमोग्लोबिन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। हमें बताने हैं 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन के और उनको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक, चलिए। सबसे पहले है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। नाउ इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अब ये फॉर्मूला देखते हैं कैसे होता है। इट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। नंबर ऑफ इंडिविजुअल या पर्टिकुलर स्पीशीज कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया में। अभी हम लोगों ने इसका डेफिनेशन भी देखा था पॉपुलेशन का, तो पर्टिकुलर नंबर्स कितने हैं एक एरिया में, उससे हमें मिल जाता है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है PD इक्वल टू, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन अपॉन साइज ऑफ यूनिट एरिया इन द रीजन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर रीजन में और साइज ऑफ यूनिट एरिया उस रीजन की। तो ये नंबर n से डिनोट करते हैं और साइज यूनिट एरिया जो होती है इसको s से डिनोट करते हैं। देन हमें फॉर्मूला मिलता है PD इक्वल टू n/s। ठीक, दूसरी चीज होती है बर्थ रेट और नेटलिटी। ये नंबर होते हैं कि बर्थ रेट क्या है, कितने इंडिविजुअल्स बॉर्न हो रहे हैं, बर्थ रेट क्या है उससे। सो इफ द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ बर्थ होते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, जो नए इंडिविजुअल्स बॉर्न हो रहे हैं उनके नंबर होते हैं पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ इन पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, किसी पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट्स है लास्ट ईयर,
and through reproduction 8 new plants are added. Reproduction के through 8 new plants add हो गए. So taking the current population हमारी कितनी हो गई? 20 old plants थे और 8 new plant हो गए, तो 28 हो गए. Then जो birth rate होगा that is 80/20, मतलब 0.4 offsprings per lotus per year. ठीक है, तो ये इनका बर्थ रेट या नेटिलिटी होगा. फाइन. चलिए थर्ड पे हम लोग आते हैं, डेथ रेट और मोर्टेलिटी. सेम ये भी वही होगा कि किस रेट से डेथ हो रही है. जैसे किसी नंबर में जो लॉस हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया में जो लॉस हो रहा है या डेथ हो रहे हैं इंडिविजुअल की, उसको हम लोग इससे देख सकते हैं. सो इट्स द नंबर ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में जो डेथ हो रही है ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस, कंपैशन, प्रेडिएशन, किसी भी वजह से जो डेथ हो रही है उसको काउंट किया जाए. लाइक अगर एग्जाम्पल देखें तो इफ इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 इंडिविजुअल 4 fruit flies died during a specified time interval. 40 हैं एक लेबोरेटरी पॉपुलेशन में, 40 फ्रूट फ्लाइज हैं जिसमें से 4 की डेथ हो गई है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. तो डेथ रेट हमारी क्या होगी? 4/40 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. एक पर्टिकुलर वीक का टाइम पीरियड क्या है? पर वीक है यहाँ पे. तो टाइम पीरियड के को लेके ही हम लोग बर्थ रेट या डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये डेथ रेट और मोर्टेलिटी होगा. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है स्टेबल और डिक्लाइनिंग एज पिरामिड का ह्यूमन पॉपुलेशन का. फाइन. चलिए देखिए, ये स्टेबल और ये डिक्लाइन रेट है. नाउ देखिए 3 अलग अलग प्रेजेंटेशंस आपको दिख रही होंगी. सबसे पहले ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ये है ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, और ये दोनों रिप्रोडक्टिव फेज है, और ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज है. मतलब ये एक स्टेबल कंडीशन है. देखिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे ज्यादा है, या कहें कि रिप्रोडक्टिव से थोड़ी सी बराबर है. ओके मतलब यहाँ पे जो एज है, प्यूबर्टी वाली एज है, वो ये वाली एज है. रिप्रोडक्टिव की एज मतलब लगभग 20 से 40 के बीच की ये एज है. आप 40 या 50 कह सकते हैं. अब इसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जिस फेज में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो वो ये वाली फेज है. ये एक स्टेबल फेज है कि ये प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, उससे थोड़ा कम रिप्रोडक्टिव है, और उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है. तो ये तो चलता है. दूसरी जो डिक्लाइनिंग फेज है, तो यहाँ पे देखिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम है इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके साथ ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी कम है. तो ये एक ओवरऑल पिरामिड है, ह्यूमन पॉपुलेशन का पिरामिड, जहाँ पे स्टेबल और डिक्लाइनिंग, प्री रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तीनों चीजें मेंशन है. जब भी आप पिरामिड्स बनाए तो उसको मेंशन कर दें नाम. दूसरी चीज कि इसका जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग अलग तरीके से कर दे. जैसे ये ब्लैंक है, यहाँ स्टार्स बने हैं, यहाँ पे लाइंस हैं, तो इस तरीके से कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये डायग्राम थोड़ा अलग है, ये अलग है, और ये अलग है. इसका मतलब पर्सन कुछ कहना चाह रहा है, तो थोड़ा एग्जामिनर उसको समझ जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. डिफाइन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ड्रॉ एन एज पिरामिड फॉर द सेम. हमें जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बतानी है और एक एज पिरामिड बनाना है उसके लिए. सी, जब प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स होते हैं ये कंपैरेटिवली फ्यूअर होंगे, and both reproductive and post reproductive stages are almost in equal stages. और reproductive और post reproductive के stages जो होंगे वो equal होंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं same level पे होंगे. So it is known as zero population growth rate. उसको क्या कहते हैं हम लोग? zero population growth rate. जब हमारा प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप
के इंडिविजुअल्स जो होंगे, एज ग्रुप के, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होंगे ये कम होंगे इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो उसे हम लोग कहते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एक इन्वर्टेड बेल शेप का पिरामिड बनेगा जो कि ऑब्टेन करता है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। ये देखिए, ये सबसे कम है और यही है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव, जस्ट अ मिनट, ये है प्री रिप्रोडक्टिव फेज और ये आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है और ये रिप्रोडक्टिव फेज है। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये इन कंपैरिजन टू दिस काफी कम है। दैट इज नोन एज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम was grown in culture medium। इसको पैरामीशियम को ग्रो करवाया गया है एक कल्चर मीडियम पे। After 5 days, the culture medium become overcrowded with paramecium and had depleted nutrients। 5 days बाद क्या होता है, जो कल्चर मीडियम होता है उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब पैरामीशियम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई रहती है। एंड हैड डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट। और भाई जब ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो न्यूट्रिएंट तो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रो करवाया जा रहा है कल्चर मीडियम में, तो इसमें पर्टिकुलर कुछ एक एडिक्वेट अमाउंट में या कुछ अमाउंट में ही न्यूट्रिएंट डाला जाएगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं डाला जाएगा। तो अब वो न्यूट्रिएंट भी हो सकता है कि पैरामीशियम की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई हो, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो कि वो न्यूट्रिएंट कम पड़ गए हो। What will happen to the population and what type of growth curve will the population attain? Draw the growth curve। क्या होगा पॉपुलेशन और किस टाइप की ग्रोथ कर्व फॉर्म करेंगे, हमें वो ग्रोथ कर्व डिजाइन करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, इनिशियली आफ्टर अ लैग फेज जो पॉपुलेशन होते हैं वो ग्रो करेंगे एक्सपोनेंशियल मैनर में। एक्सपोनेंशियल मैनर में वो बढ़ते जाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। एज द न्यूट्रिएंट एंड स्पेस विल बी अबंडेंट, क्योंकि उनके लिए न्यूट्रिएंट और स्पेस है, काफी सारा है। उसके बाद क्या होगा, जब फूड सोर्स गेट डेप्लीटेड, अब एक टाइम तो आएगा जब वो न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा, फूड सोर्स कम हो जाएगा, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करने लगेगी। वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कम पड़ने लगेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं, स्पेस कम हो रहा है। एज इन एस्मोटॉट फेज, देन द पोटेंशियल डेंसिटी रिचेस द कैरिंग कैपेसिटी, और उसके बाद क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी रिच कर जाती है कैरिंग कैपेसिटी तक। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज दैट अ गिवन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इनडेफिनेटली। देखो, एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो कंडीशन बताई जा रही है, ये कल्चर मीडियम है, प्लेट है, यहाँ पे पैरामीशियम का कल्चर किया गया है। अब पैरामीशियम में इसमें तो इतना ही मान लो कि 500 ml इसमें न्यूट्रिएंट मिला है। अब कभी तो ऐसा होगा, कभी तो ऐसी कंडीशन होगी कि हो सकता है ये न्यूट्रिएंट कम पड़ जाए। अब न्यूट्रिएंट कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद पैरामीशियम जो होंगे वो डेड करने लगेंगे, क्योंकि ना उनके पास स्पेस बचेगा ना फूड, और विदाउट फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनका ग्रोथ रेट चार्ट कुछ ऐसे बनेगा। द पॉपुलेशन शोज अ पैटर्न ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ गिविंग एस शेप कर्व। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे टाइम है और ये ग्रोथ कर्व है। तो लॉग फेज से होते हुए जैसे ये एक्सपोनेंशियल फेज पे आएगा, एक्सपोनेंशियल फेज से होते होते कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि पॉपुलेशन अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, तो यहाँ से वो डिक्लाइन करने लगते हैं। dn/dt इक्वल टू Rn k - n अपॉन k, मतलब k जो है दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, कि प्लेट की कैपेसिटी कितनी है कैरी करने की, एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है एक पर्टिकुलर टाइम में, और r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, जो इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीजेस से दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रेडिएशन? Explain with the help of suitable example why is it required in a community with rich biodiversity। Predations क्या होते हैं और हमें एक suitable example के साथ explain करना है कि ये required क्यों है rich biodiversity के लिए। So let's see।
प्रेडिएशन जो होते हैं ये इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में. सी, predation is an interaction where one organism kill and eat the other weaker organism called prey. एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऐसा इंटरेक्शन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को किल कर देता है और उसको खा जाता है. It is a natural way of transferring the energy fixed by plant to higher trophic लेवल. ये एक नेचुरल वे है जिससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. अब भाई कोई किसी को मार के क्यों खाता है, ताकि उसको एनर्जी मिल सके, ताकि उसको न्यूट्रिएंट मिल सके, इसीलिए तो मारते हैं. तो यहाँ पे भी प्रेडिएशन, ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके खा जाते हैं. जैसे हम लोग प्लांट्स को भी खा जाते हैं, वो भी तो ऑर्गेनिज्म है. दूसरे बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्नेक ईटिंग अ फ्रॉग, tiger killing and eating a deer. Predators keep prey population under control, which otherwise could achieve very high population density and cause instability in ecosystem. अगर predators ना हो तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. जैसे अगर हम लोग प्लांट्स से फूड को कंज्यूम ना करें तो प्लांट्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. यहाँ पे स्नेक अगर फ्रॉग को ना खाए तो फ्रॉग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. टाइगर अगर डियर को ना खाए तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. तो इकोसिस्टम मैनेज नहीं हो पाएगा और हमारी बायोडाइवर्सिटी में उथल पुथल मच जाएगा. सो वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कैन कॉज इंस्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा. These also help in maintaining a species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. ये हेल्प करते हैं हमारे स्पीशीज को भी मतलब मेंटेन करने में कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो जाए. उसके बाद ये जो कंपटीशन होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जो होती है प्रे स्पीशीज प्रेडिएटर्स के बीच में, तो ये भी मैनेज रहे. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में भी दिया हुआ है. जस्ट अ मिनट बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 89 पे, यहाँ आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 है. तो हमें इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म बताने हैं प्लांट्स में. अच्छा, बेसिकली आप एक बात बताइए, आपने कभी रोज के प्लांट से तोड़ा है? अगर तोड़ा होगा तो कभी ना कभी आपने फील किया होगा कोई कुछ चुभता है हमारे हाथों में, एक कांटा जैसा चुभता है ना. तो ये क्या होता है, प्लांट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बनते हैं ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना हो सके, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं. सो herbivores are predator of plant and nearly 25% insects are phytophagous. herbivores क्या होते हैं, predators होते हैं प्लांट के लिए. nearly 25% insects जो होते हैं that is phytophagous. So plants show morphological as well as chemical defense against herbivores. प्लांट कभी कभी केमिकल डिफेंस या फिजियोलॉजिकल डिफेंस शो करते हैं. जैसे कुछ प्लांट्स केमिकल्स रिलीज करने लगते हैं, कुछ के पास ये कांटे जैसे मतलब स्टिक्स होती हैं जो चुभ जाती हैं. सी, थॉर्न्स ऑफ रोज, एक्सिया एंड कैक्टस. कैक्टस में भी होता है, रोज में भी हम लोग बेसिकली देखते हैं जो थॉर्न्स होते हैं. दूसरी चीज, सर्टेन प्लांट प्रोड्यूस केमिकल्स. कुछ प्लांट्स केमिकल भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि उससे इंसेक्ट्स उन पे अटैक ना कर पाए. जैसे कि ओपियम है, क्विनीन है, कैफीन है, निकोटीन है, एक्सेट्रा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बीइंग ग्रास्ड बाय द एनिमल्स. ताकि एनिमल्स इनको ग्रास ना कर सके, खा ना जाए, तो इसलिए ये केमिकल्स को रिलीज करते रहते हैं. एंड द थर्ड वन इज Calotropis produce highly poisonous cardiac glycosides. So the cattle and goats do not eat this plant. एक प्लांट होते हैं कैलोट्रोपिस, ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, जिसकी वजह से काऊ गोट इनको
खा ना पाए। अब कोई चीज़ पॉइजनस होगी तो कोई कंज्यूम नहीं करना चाहेगा। तो ये प्लांट्स खुद की प्रोटेक्शन के लिए ये सारी तरकीबें अपनाते हैं ताकि इनको किसी पर्टिकुलर एनिमल या इंसेक्ट से खतरा ना हो सके। नियरली 25% इंसेक्ट्स जो होते हैं दे आर फाइटोफैगस, मतलब जो प्लांट को फीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। Explain co-evolution with reference to parasites and their host. Mention any four special adaptive feature evolved in parasites for their parasitic mode of life. Or explain parasitism and co-evolution with the help of one example of each. ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है लगभग। चलिए, हमें क्या बताना है? को इवोल्यूशन बताना है विथ रेफरेंस टू द पैरासाइट और उनके होस्ट से रिलेटेड, और 4 स्पेशल अडेप्टिव फीचर्स भी बताने हैं जो इवॉल्व होते हैं इन पैरासाइट्स के लिए फॉर देयर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। ओके, सो को इवोल्यूशन एक फिनोमेना होता है जहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट इवॉल्व होते हैं किसी होस्ट स्पेसिफिक पे, जिससे दोनों का काम चलता रहे। इसे हम लोग कहते हैं को इवॉल्व। So co-evolution is a phenomena where many parasites have evolved to be host specific in such a way that both the host and parasite tend to co-evolve. Co-evolution एक phenomena होता है जहाँ पे बहुत सारे parasites जो होते हैं evolve होते हैं एक host specific के साथ, इस तरीके से कि दोनों host और parasite co-evolve रहे, मतलब दोनों का काम चलता रहे। That is, if the host evolve special mechanism for rejecting or resisting, then the parasite also have to evolve mechanism to counteract and neutralize them to succeed with them the host species. इसका मतलब ये कि जो host होते हैं अगर वो डेवलप करते हैं कोई स्पेशल मैकेनिज्म या उनके पास होता है कोई स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग, रेजिस्टिंग, किसी चीज को रिजेक्ट या रेजिस्ट करने के लिए, तो पैरासाइट्स के पास भी वो मैकेनिज्म होता है ताकि वो काउंटर एक्ट कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके उस प्रोसेस को सक्सीड होने में। पैरासाइट हैव स्पेशल अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल, जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सर्कल्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, पैरासाइट्स के पास स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को उस अकॉर्डिंग चेंज कर सके, जैसे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को वो लॉस कर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सर्कल्स, जो एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस हो जाते हैं, हाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच पैरासाइट्स कैन ऑल्टर द पॉपुलेशन ऑफ होस्ट। अलग अलग तरीके क्या हैं जिनमें पैरासाइट्स ऑल्टर कर सके पॉपुलेशन ऑफ होस्ट को। सो फॉलो कुछ तरीके दिए हुए हैं। दे कैन शॉर्टन द लाइफ साइकिल ऑफ होस्ट एंड कैन वीकेन इट। ये क्या कर सकते हैं? होस्ट की लाइफ साइकिल को शॉर्टन कर सकते हैं, होस्ट की लाइफ साइकिल को छोटा कर सकते हैं। नाउ दे कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द रिप्रोडक्शन टू एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग स्टेरिलिटी। ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं रिप्रोडक्शन को जिसकी वजह एक्सटेंट हो सके स्टेरिलिटी कॉज हो सके। एंड द थर्ड वन इज दे रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, वो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट, name and explain the type of interaction that exists in mycorrhiza and between cattle, egret and grazing cattle। एक हमें नेम मतलब बताना है और एक्सप्लेन करना है किस टाइप का इंटरैक्शन एग्जिस्ट होता है माइकोरेजिया और कैटल, ईग्रेट, ग्रेजिंग कैटल के बीच में। ठीक है, कभी आपने देखा है कि कुछ जैसे बफेलो होते हैं या काऊ होते हैं तो उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे बर्ड्स बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि जब वो काऊ या बफेलो फीड करते हैं, फूड को जैसे ग्रासेस को खाते हैं, तो उसके पास कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। वो जब उड़ते हैं तो वो जो बर्ड्स होते हैं उन इंसेक्ट्स को
खा लेते हैं। सो इससे उनको बेनिफिट होता है। सी माइकोरेजिया इन एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोरेजिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये एसोसिएशन होते हैं फंगस और हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके बीच की एसोसिएशन होते हैं। इनका जो इंटरेक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं म्यूट्यूलिज्म। नाउ ये फंगाई हेल्प करते हैं प्लांट को इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? रूट्स। तो रूट्स के पास ये फंगस आ जाते हैं और ये फंगस हेल्प करते हैं रूट्स को ताकि ये सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, वाइल इसके टर्म में इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? फंगाई एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। फंगस को क्या मिलता है इसके रिटर्न में? इसके रिटर्न में फंगस को मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिससे वो एनर्जी यील्ड कर सकते हैं। बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड इन दीज रिलेशनशिप। तो जहाँ पे दोनों चीज का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट्स का, माइकोरेजिया कंडीशन में फंगस और रूट्स दोनों का फायदा हो रहा है ना। फंगस उसको हेल्प कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, वाइल रूट्स फंगस को हेल्प कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करने में। तो इससे दोनों का काम चल रहा है और इससे ये एक मतलब प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप होता है, मतलब पार्टनरशिप होती है किसी भी दो चीजों के बीच में। ठीक, चलिए द केटल की बात करते हैं हम लोग। जो कह रहे थे केटल, ईग्रेट एंड ग्रेजिंग केटल ये भी शेयर करते हैं कॉमनलिज्म टाइप ऑफ रिलेशनशिप। मतलब जब ग्रेजिंग केटल फ्लश आउट करते हैं इंसेक्ट फ्रॉम ग्रासेस व्हाइल ग्रेजिंग, सो इट बिकम इजियर टू ईग्रेट टू कैच एंड फीड टू देम। जैसे ही कैटल्स क्या करते हैं, ग्रास को खाते हैं, तो वहां पे कुछ कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। जब भी आप लोग भी कभी ग्रास पे बैठे होंगे तो देखे होंगे, तो वो उड़ने लगते हैं। तो जैसे ही कैटल्स उन ग्रास को खाने की कोशिश करते हैं तो वहां से इंसेक्ट्स उड़ जाते हैं। अब वो इंसेक्ट्स ये जो होते हैं कैटल ईग्रेट, ये खा लेते हैं, इनका काम चल जाता है। सो इन दीज वन पार्टनर गेट बेनिफिट व्हाइल अदर रिमेन अनअफेक्टेड। इस कंडीशन में क्या है, सिर्फ एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड रह जा रहा है। जो कैटल्स हैं, जो ग्रास खा रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। वाइल जो ये कैटल ईग्रेट हैं, इनको बेनिफिट मिल जा रहा है कि इनके पास कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं और ये जल्दी जल्दी उनको खा लेते हैं। Okay, next question है, in the association of two animal species, one is a termite which feed on wood and other is a protozoa Trichonomphaea present in the gut of termite. What type of association they establish? एक association है दो animal species के बीच में, जहाँ पे एक टर्माइट है जो कि फीड करता है वुड पे, और अदर जो है ये प्रोटोजोआ है जो प्रेजेंट रहता है गट में टर्माइट के। तो इनका एसोसिएशन बताना है कि किस टाइप का एसोसिएशन ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सी, जो टर्माइट प्रोवाइड करते हैं, टर्माइट जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर एंड स्पेस फॉर प्रोटोजोआ। ये शेल्टर और स्पेस प्रोटोजोआ के लिए दोनों प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ जी सके। नाउ प्रोटोजोआ जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं गट में। गट डाइजेस्ट द वुड, और ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो वुड का डाइजेशन कर सके। विच टर्माइट फीड अपॉन, जो टर्माइट फीड करता है, टर्माइट वुड को फीड करता है। अब वो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये उसके गट में प्रेजेंट होते हैं ताकि ये वुड को डाइजेस्ट कर सके, और जो ये टर्माइट होते हैं ये प्रोटोजोआ को शेल्टर और स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्राइकोनोम्फिया द टर्माइट इज अनेबल टू डाइजेस्ट वुड एंड हेंस डाई। अगर प्रोटोजोआ एब्सेंट रहेगा तो टर्माइट क्या होगा, टर्माइट वुड को जब खाएगा तो उसके गट में प्रोटोजोआ तो है ही नहीं, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वो डाई कर जाता है। Thus, the association of two given animal species represent
म्यूचुअलिज्म। ये जो एसोसिएशन है यहाँ पे, इससे क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये म्यूचुअलिज्म के केस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? मेंशन एनी टू एग्जांपल वेयर द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इन एग्रीकल्चर। सिंपल सा क्वेश्चन है। सी, म्यूचुअलिज्म एक इंटरैक्शन होता है जहां पे बेनिफिट होता है दोनों स्पीशीज का, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में दोनों लोगों का बेनिफिट होता है, तो वैसे यहाँ पे दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है। Two examples where organisms evolved or commercially exploited in agriculture are mycorrhiza and lichen. Mycorrhiza और lichens होते हैं। See, lichens के केस में lichens algae और फंगस से मिलके बने होते हैं, ये symbiotic relation शो करते हैं। तो अब ये mycorrhiza और lichens होते हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। अभी पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा था। Describe the mutual relationship between the fig tree and wasp and comment on the phenomena that operate in their relationship. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बताना है फिग ट्री और वास्प के बीच में, और कमेंट करना है फिनोमेना जो इस रिलेशनशिप में है। सी, क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है फिग ट्री और वास्प के बीच में, दैट इज म्यूचुअलिज्म। ओके, म्यूचुअली होता है, तो उस हिसाब से इसका नाम रखा गया है म्यूचुअलिज्म। देखो, वास्प क्या करते हैं, while सर्चिंग फॉर साइट टू lay इट्स एग पॉलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेंस। ये सर्च करते रहते हैं एक साइट को जहाँ पे ये फ्रीली, मतलब एक सेफ साइट जहाँ पे ये अपने एग को ले कर सके। तो ये फिग्स इनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, फिग का ये पॉलिनेशन कर देते हैं, तो फिग का काम हो जाता है, और फिग इनको वास्प्स को हेल्प करता है ताकि ये अपने को लेकर सके फ्लावर्स। सो ऑन द अदर हैंड, द फिग नॉट ओनली प्रोवाइड शेल्टर, अपने फ्रूट में वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फॉर ओविपोजिशन, बट ऑल्सो अलाउ वास्प लार्वा टू फीड ऑन इट्स सीड। देखो, ये तो फिग ने क्या किया, जो वास्प होते हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अपने को ले कर सके फ्रूट में। उसके बाद जैसे ये लार्वा ग्रो अप होंगे, ओके, तो उनको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके जो सीड्स होते हैं वो उनको फीड कर सके, कंज्यूम कर सके और ग्रो अप कर सके। तो ये इनको स्पेस और न्यूट्रिशन दोनों प्रोवाइड करते हैं, और वास्प उनका पॉलिनेशन में हेल्प कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What advantage does the sea anemone get in sea anemone hermit crab interaction as facultative mutualism? Give an alternative term for these kind of mutualism. क्या advantage होता है sea anemone को get in the sea anemone hermit crab interaction में, इसका facultative म्यूचुअलिज्म, और हमें एक अल्टरनेटिव टर्म बताना है इस काइंड के म्यूचुअलिज्म में। सी, जो सी एनेमन होते हैं ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं ऑन द बैक ऑफ हर्माइट क्रैब फॉर रिचिंग न्यू फूड सोर्स। सी एनेमन क्या करते हैं, ये जो हर्माइट होते हैं, हर्माइट क्रैब, इनके ये बैक पे आ जाते हैं। क्रैब का जो अपर वाला पोर्शन होता है, बैक वाला पोर्शन, उसके ऊपर ये आ जाते हैं ताकि ये फूड के जो सोर्सेस होते हैं उनको ये ढूंढ सके और फूड की नीड को फुलफिल कर सके। ऑल्टरनेटिव टर्म जो होते हैं इस टाइप के म्यूचुअलिज्म के लिए, दैट इज प्रोटो कॉपरेशन, इन विच बोथ द स्पीशीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बट कैन लीव विदाउट ईच अदर। इस केस में क्या होता है, दोनों स्पीशीज को तो एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक केस में देखा था कि टर्माइट के गट में अगर प्रोटोजोआ ना प्रेजेंट हो तो वो वुड को कंज्यूम करता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो टर्माइट डाई कर जाता है। लेकिन इस कंडीशन में डेड किसी की नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बट दोनों इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लीव विदाउट ईच अदर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। How do you describe these interaction between the orchid and mango tree? ये आपकी NCERT का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में भी दिया हुआ है।
हम इसका आंसर बता देते, क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑन पेज नंबर 89। तो कह रहे हैं एक ऑर्किड प्लांट अगर ग्रो करता है मैंगो ट्री के ब्रांच पे, तो इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है ऑर्किड और मैंगो ट्री के बीच में, हमें ये बताना है। सी, जब ऑर्किड प्लांट मैंगो ट्री के ब्रांचेस पे ग्रो करेगा तो फायदा मैंगो ट्री को कुछ भी नहीं होता है, ऑर्किड को बस एक बेस मिल जाता है ग्रो अप होने के लिए। ऑर्किड इज अ एपिफाइटिक प्लांट, मतलब दैट ग्रो ऑन अ मैंगो ट्री ब्रांच एंड दे टुगेदर शो कॉमनलिज्म। देखो, ऑर्किड एपिफाइटिक प्लांट होते हैं और ये ग्रो कर सकते हैं मैंगो ट्री के ब्रांच पे, साथ में ग्रो कर सकते हैं और ये एक कॉमन इंटरेक्शन शो करते हैं। While in these interaction, orchid is benefited and mango tree is neither harmed nor benefited. ऑर्किड को तो बेनिफिट हुआ, लेकिन मैंगो ट्री को ना ही कोई हार्म होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है, तो ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एक्वेरियम two herbivorous species of fish are living together and feeding on phytoplanktons. एक एक्वेरियम में दो हर्बीवोरस स्पीशीज हैं फिश की और ये एक साथ रह रही हैं और फीड करती हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को। As per the Gauss principle, one of the species is to be eliminated in due course of time. गॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक स्पीशीज जो है उसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए इस गिवन मतलब पर्टिकुलर टाइम में, बट बोथ सर्वाइविंग वेल इन द एक्वेरियम, दोनों सर्वाइव कर रही हैं इक्विलिब्रियम में। इसका हमें रीजन बताना है। देखो होता क्या है, किस केस में ऐसा होता है कि एक डेड कर जाता है एक लाइव रहता है। जब फूड की डिफिशियंसी होने लगती है, जब दोनों को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में एक दूसरे को मार देता है और एक सरवाइव करता रहता है। सो यहाँ पे तो ये है कि दोनों को फूड मिल रहा है तो कोई क्यों किसी को हार्म करेगा। सी, कंपटीशन इज राइवलरी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म। कंपटीशन एक रिलेशनशिप है, राइवल रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अ कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज इज मोर acute than the competition between individual of different species, as all the member in a interspecific competition have same basic requirement like food, water, light, space, mating and shelter. देखो competition एक जैसी स्पीशीज में ज्यादा होता है, अगर दो अलग अलग तरीके की स्पीशीज हैं तो वहां पे कंपटीशन नहीं होगा। जब दो स्पीशीज सेम तरह की हैं तो वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है, बिकॉज डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि जो इसको फूड चाहिए वही इसको भी चाहिए, जो इसको शेल्टर एरिया चाहिए वही इसको भी चाहिए, जो इसको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए वही इसको भी चाहिए, या जो इसको मैटिंग पार्टनर चाहिए वही इसको भी चाहिए। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। अब जबकि दो अलग अलग होंगे तो नहीं होगा ना। लाइक अगर कहें एक रैट है एक डियर है तो वहां पे कंपटीशन नहीं होगा, लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि रैट और डियर दोनों अलग अलग टाइप के स्पीशीज हैं, दोनों के अलग अलग सोर्स ऑफ फूड हैं, दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, इनके मेटिंग पार्टनर्स भी अलग अलग हैं। सो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट करते हैं कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। जो एक ही रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हों, कंपटीशन कर रहे हों, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Now, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. जो inferior one होगा वो eliminate हो जाएगा। These may hold true case of limited resources. ये एक सही केस है, true केस है जहाँ पे resources limited हों। But ये जो केस है एक्वेरियम वाला, यहाँ पे केसेस लिमिटेड नहीं है, उन दोनों को प्रॉपर पर्टिकुलर अमाउंट में फूड मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं करते, फाइट नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। दैट्स वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिस्ट द डिफरेंट एट्रीब्यूट दैट अ पॉपुलेशन हैज एंड नॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म।
हमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बताने हैं दैट अ पॉपुलेशन हैज एंड नॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? एक्सप्लेन 4 डिफरेंट वेज द पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ईच। पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है, 4 डिफरेंट वे ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कैसे किया जाए वो बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट बताते हैं पॉपुलेशन के। एट्रीब्यूट जो होते हैं पॉपुलेशन के, हैज बट नॉट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड और एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं किसी पॉपुलेशन के, हो भी सकते हैं या किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम पीरियड। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में भी देखा था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम पीरियड। डिफरेंट वे जो होती हैं मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, पहला है बायोमास और परसेंटेज कवर। बायोमास या फिर परसेंटेज कवर। 100 पैराथीनियम प्लांट्स एंड 1 मोर ह्यूज बनियान ट्री। 100 पैराथीनियम प्लांट्स और एक बड़ा सा बनियान ट्री, ये क्या है? बायोमास और परसेंटेज कवर, कितना परसेंटेज वो कवर कर रहे हैं। 100 पैराथीनियम प्लांट्स जितना जगह कवर करेंगे वहां पे एक बनियान ट्रीज को इजीली कवर कर लेगा। दूसरी चीज है बाय मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी, द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप फ्रॉम अ लेक। रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, अब ये कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ जो फिशेस पकड़ते हैं ना, तो एक ट्रैप में एक लेक से कितनी फिशेस पकड़ी जा रही हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज नंबर्स। नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है तो हम लोग इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। एंड फोर्थ, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन, दैट इज विदाउट सीइंग और एक्चुअली काउंटिंग पॉपुलेशन साइज। बिना देखे या बिना काउंट किए पॉपुलेशन साइज को बताना। जैसे द टाइगर सेंसस इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फेशियल पिलेट। जो टाइगर सेंसस होते हैं ये बेसिकली बेस्ड होते हैं जो उनके पग मार्क्स होते हैं या उनके जो फेशियल पिलेट्स होते हैं उस पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो ये इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Analysis of age pyramid for human population can provide important input for long-term planning strategies. Explain. कह रहे हैं एनालिसिस जो होती है एज पिरामिड की ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ये प्रोवाइड करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रेटेजी। हमें उसको एक्सप्लेन करना है। एज पिरामिड जो होते हैं ये डिस्प्ले क्या करते हैं? एज के डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अभी हमने एक एज पिरामिड देखा था जो रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव था, तो दैट इज अ एज पिरामिड। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं गिवन एज के या पर्टिकुलर एज ग्रुप की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, कि इस एज ग्रुप के या इस एज के कितने लोग हैं, तो वो हमें उस पिरामिड में देखने को मिल सकता है। Population at any given time is composed of individual of different ages. एक पर्टिकुलर टाइम में, लाइक अगर अभी की बात करें टाइम की, तो इसमें हमें पता चल जाएगा चाइल्डहुड कितने हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन कितनी है, टीनेज कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आज 2022 की अगर हम लोग बात करें तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोग हैं इस ईयर में या इस मंथ में या आज की डेट में, तो यह हमें पता चल जाएगा। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम। ह्यूमन पॉपुलेशन का जो एज पिरामिड होता है इसमें जनरली हम लोग सेम एज ग्रुप वाले के जो मेल और फीमेल होते हैं ये हमें एक ही डायग्राम में देखने को मिलता है, कंबाइंड डायग्राम में। The shape of the pyramid reflect the growth status of the population, that whether it is growing, stable or declining. जो shape होता है पिरामिड का ये हमें स्टेटस बताता है कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन ग्रोइंग है या कौन स्टेबल है या कौन डिक्लाइन कर रहा है। ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा है, स्टेबल मतलब रुका हुआ है और डिक्लाइन मतलब
डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमें, ये जो चार्ट होता है, डायग्राम होता है, उससे हमें स्टेटस पता चल जाता है कि क्या है। सी, यहाँ पे देखिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में ये वाले हैं, ये वाले हैं और ये वाले हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ तीनों अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं। ये एक्सपेंडिंग है, दैट इज स्टेबल, एंड थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में क्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है ये ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा कम है, और यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा कम है। दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, यहाँ पे देखिए। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, मतलब इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव में कम है। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ और यहाँ, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है। ये एक्सपेंडिंग है कि ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज के जो है इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग है। दूसरी चीज स्टेबल है। यहाँ पे देखिए ये जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है ये उतना ही है जितना कि रिप्रोडक्टिव फेज है, और उससे जरा सा कम आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। इसका मतलब कि ये जो शेप है दैट इज स्टेबल, इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं बहुत ज्यादा। एंड थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम है, रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी कम है। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज हैं ये डिक्लाइन कर रहे हैं, ये स्टेबल हैं, और ये बढ़ रहे हैं, है ना। ये डिक्रीज कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, जितने थे उतने ही है, और ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सो इट टेल्स अबाउट एन एरिया पॉपुलेशन। ये हमें क्या बताता है, एरिया पॉपुलेशन बताता है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, सबकी डिपेंडेंसी बताता है, डिपेंडेंट्स यंग पीपल एंड एल्डरली ओल्ड। यंग पीपल कौन है, ओल्ड पीपल कौन है, ये सब हमें इससे पता चल जाता है। These are important input and can be used for long term planning strategy. ये क्या होते हैं, important inputs होते हैं, और long term की प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, एजुकेशन पे कितना फोकस करना है, हेल्थ पे कितना फोकस करना है। अब ये अलग अलग चीज़ें, लाइक अगर हम लोग कहें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो ये किसके लिए होगी, यंग पीपल के लिए। बट अगर बात करें टू फोकस ऑन कंट्रोल पॉपुलेशन तो ये किस केस में होगी कि यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा हो गया, हायर बर्थ रेट। टू इम्प्रूव इन्वेस्ट मोर ऑन मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज की ज्यादा किसको रिक्वायरमेंट होती है, तो जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, सो हेंस थ्रो in-depth analysis of age pyramid, better planning strategies, resources allocating and other planning benefit can be obtained। तो इस पिरामिड से हमें प्लानिंग स्ट्रेटजीज पता चल सकती हैं कि हमें आने वाले दिनों में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक एजुकेशन पे अगर फोकस करना होगा तो उसके लिए एक्सपेंडिंग होनी चाहिए, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज ज़्यादा होनी चाहिए, यंग वंस ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो उस पर फिर जो गवर्नमेंट होगी वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग डायग्राम आर द एज पिरामिड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशन। देखिए ये ए बी सी तीनों अलग अलग शेप है। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है टॉप पे, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज, और नीचे वाली प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। तो ये एज पिरामिड दिए हैं और हमें इन सब के अलग अलग पॉपुलेशंस के, और हमें इन सब का स्टेटस बताना है। सो सबसे पहले अगर फिगर ए की बात करें तो ये ट्रायंगल शेप का है, पिरामिड शेप का है ना। इसमें क्या दिखा रहे हैं, बेस, दैट इज मतलब ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ी कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज सबसे कम है। सो इसका मतलब ये जो टाइप का एज स्ट्रक्चर है ये इंडिकेट कर रहा है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ये वाले ज्यादा है ना, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे में आते हैं हम लोग बी में, तो ये इन्वर्टेड बेल शेप का है, दैट इज इन्वर्टेड बेल शेप पिरामिड। इसमें
प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो हैं ये सेम है। इसका मतलब कि पॉपुलेशन जो है दैट इज स्टेबल, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। थर्ड दैट इज अर्न शेप पिरामिड। इस फिगर में प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो हैं ये लेस हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव उससे कम है। इसका मतलब ओल्डर पीपल ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे। और इस टाइप का जो पिरामिड होता है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, यहाँ स्टेबल थी, और यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगी। समझ में आई चीज़ आपको? इजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कंपेयर गिवन रीजंस द जे शेप्ड एंड एस शेप मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ स्पीशीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फिटनेस ऑफ अ स्पीशीज एज मेंशन बाय डार्विन। तो पहले हमें जे शेप और एस शेप मॉडल के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़, जो पॉपुलेशन जे शेप की होती है ना, वहाँ पे न्यूट्रिएंट और स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता रहता है, बहुत ज़्यादा मिलता रहता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, एक्सपोनेंशियल होते रहते हैं। जबकि जो एस शेप के जो ग्रोथ होते हैं इसमें लिमिटेड होता है, तो एक लिमिट तक बढ़ के फिर वो रुक जाते हैं। जैसे जे शेप में ऐसे होता है, ये बढ़ते जाते हैं पॉपुलेशन। वाइल एस शेप की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे होते हैं। यहाँ पे अब न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है तो ये डिक्लाइन होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ अकर इन जे शेप मैनर व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन अ हैबिटेट। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हैं हैबिटेट में तो पॉपुलेशन जे शेप में होता है, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो एस शेप होता है। स्टेशनरी और स्टडी फेज इन स्लेडम अचीव। ये स्टेशनरी और स्टडी फेज अचीव हो जाता है, वाइल यहाँ पे स्टेशनरी और स्टडी फेज रिच्ड हो जाता है, यहाँ पे अचीव्ड हो जाता है और ये रिच हो जाता है। पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मास मोर्टेलिटी की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाइल पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रोल में रहता है और सर्डम क्रैशेस हो जाते हैं वहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज, जो ग्रोथ कर्व होते हैं ये कैरेक्टराइज होते हैं बाय इनिशियल लैग फेज फॉलोड बाय एक्सेलरेशन फेज। फिर इसका एक्सेलरेशन होने लगता है, लैग फेज के बाद एक्सेलरेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रोथ फेज होता है ये इनिशियली डिप्साइड्स होते हैं लैग फेज में और फॉलोड होते हैं, इसके बाद ये एक्सेलरेशन होगा, फिर एक्सेलरेशन होने के बाद डी एक्सेलरेशन होने लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे ओवरऑल मतलब कहने का मतलब है कि ग्रोथ एक बार होती है फिर कंट्रोल कर ली जाती है, वहाँ से ये डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है, एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट फूड अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उससे ज़्यादा ऑफर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फिटनेस ऑफ स्पीशीज एज मेंशन्ड बाय डार्विन। इसका मतलब डार्विनियन फिटनेस, जिसका हाई आर वैल्यू भी हम लोग कहते हैं, ये स्टेट करते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है ये इवॉल्व होती है मैक्सिमाइजेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस इन हैबिटेट जहाँ पे वो लीव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन होते हैं वो मैक्सिमाइज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं जब तक रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहती है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट की। Under a particular set of selection pressure, organism evolved toward the most efficient reproductive strategy. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर जब रहता है तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, बहुत इफिशिएंटली रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। नाउ जो रेट ऑफ ब्रीडिंग होती है ये वैरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज। सम स्पीशीज जो होते हैं ये लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं, वाइल कुछ जो होते हैं ईयरली ब्रीड करते हैं या लाइफ टाइम में कई बार ब्रीड करते हैं। लाइक सम स्पीशीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश है और
बम्बू हैं, ये लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं। और कुछ सम ब्रीड्स होते हैं दैट डू मेनी टाइम, वो ब्रीडिंग लाइफ टाइम में कई बार करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स, जैसे ऊस्टर्स हैं, तो ये लार्ज नंबर में अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। whereas other produce a small number of large size of springs। कुछ स्मॉल नंबर में लार्ज साइज के ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये डार्विन की थ्योरी है फिटनेस स्पीशीज, जो कि मेंशन किया था डार्विन ने। ओवरऑल ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन पे, फिटनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कितना, उसकी स्ट्रेटेजी कितनी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स पूरे लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, मीटिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कई बार रिप्रोड्यूस करने के बाद एक छोटा ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने के बाद बड़े ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। मतलब ऑफस्प्रिंग्स तो हर किसी के सेम ही होते हैं, स्पीशीज के अलग अलग होते हैं, जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं, और इन सब से इफेक्ट पड़ता है फिटनेस ऑफ स्पीशीज के बारे में जो पूछा जा रहा था डार्विन के बारे में, वो मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटरैक्शन बिटवीन स्पीशीज। हमें पॉजिटिव इंटरैक्शन बताने हैं स्पीशीज के बीच में। चलिए, जो इंटर स्पीशीज होते हैं इनमें इंटरैक्शन कैसे होता है, 3 टाइप से होता है। अब वही 3 टाइप का यहाँ पे डिटेल है, मतलब पॉजिटिव या फिर बेनिफिशियल, नेगेटिव या एंटागोनिस्टिक, और न्यूट्रल इंटरैक्शन। अलग अलग टाइप के इंटरैक्शन होते हैं। एक ऐसा इंटरैक्शन होता है जिसमें दोनों का फायदा हो, दूसरा ऐसा होता है जिसमें एक का फायदा हो दूसरे का हो ही ना, और तीसरा ऐसा होता है जो न्यूट्रल इंटरैक्शन होता है। सो सी सम पॉजिटिव इंटरैक्शन जो होते हैं, दे आर स्कैवेंजिंग, कॉमेंसलाइज्म, प्रोटोकॉपरेशन एंड म्यूटुअलिज्म। म्यूटुअलिज्म जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो ये क्या बेनिफिट होता है दोनों का। जैसे लाइकेन्स रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूटुअलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। लाइकेन किसके बीच का एसोसिएशन होता है, लाइकेन एक इंटीमेट म्यूटुअलिज्म शो करते हैं फंगस और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बीच में। ये एक दूसरे पे फूड के लिए, फूड मतलब जैसे अगर एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बना लेते हैं, वाइल फंगस इनको शेल्टर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है, म्यूटुअलिज्म दोनों केस में है। दूसरा, The mycorrhizae are association between fungi and the roots of higher plants। ये केस भी अभी हम लोगों ने देखा था कि माइकोरेजिया जो होते हैं ये एसोसिएशन होते हैं फंगस और जो रूट्स होते हैं हायर प्लांट्स के, उनके बीच में। फंगस हेल्प करते हैं कि प्लांट से वो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सके, सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके, वाइल प्लांट उसको फंगस को प्रोवाइड करते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लांट ऑफर नेक्टर, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट टू एनिमल्स दैट हेल्प टू पॉलिनेट देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्स देयर सीड। ऐसा हम लोग वैस्प और फिग के केस में देखें कि प्लांट्स ऑफर क्या कर रहे हैं, प्लांट्स फ्रूट ऑफर कर रहे हैं, उस फ्रूट में वैस्प अपने एग को ले कर देते हैं, वहां जब वो लार्वा ग्रो अप होता है तो उसको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। वाइल फिग मतलब वैस्प क्या करते हैं उसके लिए, वैस्प उसका पॉलिनेशन का काम कर देते हैं। सो सी प्लांट क्या ऑफर करेंगे, जो उनके पास होगा, लाइक नेक्टर, जूसी, न्यूट्रिशियस फ्रूट अपने एनिमल्स को, ताकि वो पॉलिनेशन कर सके उनके फ्लावर्स की। ठीक है, और इसके बदले फ्लावर्स उनको क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ओके, तो दोनों काम हो जाता है। सेकेंड थिंग इज कॉमनलिज्म। ये क्या होता है, ये इंटरैक्शन होता है स्पीशीज का विदाउट अफेक्टिंग द अदर। जैसे
ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन एन मैंगो ब्रांच। ऑर्किड ग्रो करते हैं मैंगो ब्रांच पे, तो इससे मैंगो का ना तो कोई हार्म हो रहा है ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, ऑर्किड को एक प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दूसरा, ब्रांचेस ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, और सॉरी ब्रैनिकल्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं। जो वेल होती है, वेल सबसे बड़े मैमल्स है, फिश भी है, तो उसके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो ब्रैनिकल्स जो होते हैं ये उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ब्रैनिकल्स को ऐसे फूड के सोर्स के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो वेल इधर उधर जब जाती है तो ब्रैनिकल्स को फूड मिल जाता है, वाइल वेल को इससे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। थर्ड है द कैटल इग्रेट फॉर गैसिंग close to cattle that stir up and flush out insect from the vegetation। कैटल वाला भी हम लोगों ने देखा था, जो कैटल ईग्रेट होते हैं, जब कैटल फीड करते हैं तो कैटल ईग्रेट इनके ऊपर बैठे रहते हैं, और जैसे ही वो ग्रास को खाते हैं तो वहां से इंसेक्ट्स निकलते हैं, तो कैटल ईग्रेट उनको कंज्यूम कर लेते हैं अपने फूड के फॉर्म में। And third, last is sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that live among them to get protection from predators। sea anemone जो होते हैं इनके पास stinging tentacles होते हैं, और clownfish जो होते हैं ये साथ में रहते हैं ताकि clownfish को protection मिल जाए। जो predators आते हैं, जो उनके ऊपर अटैक करने आते हैं predators, तो उससे वो बच जाए। Okay, so next case is scavenging is the act of feeding by scavengers like bacteria, fungi or the remain dead animals। ये तो scavenging आपको पता ही है, ये feeding करते हैं scavengers जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, जो dead animals भी होते हैं। प्रोटोकॉपरेशन ये एक टाइप का रिलेशनशिप होता है जहां पे बोथ पार्टनर्स म्यूचुअली ऑब्टेन बेनिफिट। यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को म्यूचुअली बेनिफिट होता है, बट देयर एसोसिएशन प्योरली टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन लीव विदाउट ईच अदर। दोनों को बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दोनों अगर इंडिपेंडेंट भी हो, अलग अलग भी हो, तो सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये आते हैं प्रोटो कॉपरेशन की कैटेगरी में। सो इस लेक्चर में यहीं तक था। अगर कोई और क्वेश्चन हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, हम उसका आंसर करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।